नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक कत्ल होना था, लेकिन शर्त यह थी कि जिसका कत्ल हो रहा है उसका खून नहीं बहेगा। लिहाजा कातिल ब्लड बैंक पहुंच जाता है, वहां से खून की एक थैली खरीदता है। इसके बाद कत्ल होता है, लेकिन लाश गायब। साजिश में लिपटी इश्क की वो कहानी है जिसने कुछ देर के लिए तो खुद पुलिस को भी चकरा कर रख दिया था। मंगलवार 21 दिसंबर सुबह 9 बजे। उस कमरे में खून ही खून बिखरा पड़ा था। बिस्तर के नीचे दीवार पर हर तरफ खून के छींटे थे। और तो और कमरे में ही खून से सना सब्जी काटने वाला एक तेजधार पहसुल भी पड़ा था। और हैरानी की बात यह थी कि यह कमरा जिस नीतू का था वो रहस्यमयी तरीके से गायब थी। कमरे का ये मंजर देखकर घर वालों की चीखें निकल गई। सुबह सुबह घर में रोना पिटना मच गया। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर आधी रात घर की बहू नीतू के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसके कमरे में इतना खून बिखरा हुआ था। और खुद नीतू कहां चली गई। और तो और उसका मोबाइल फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। तो क्या रात को ही किसी ने पहसुल से काटकर नीतू का कत्ल कर दिया और सबूत मिटाने के इरादे से उसकी लाश भी गायब कर दी। सवाल यकीनन बेचैन करने वाला था। देखते ही देखते ये खबर पूरे हाजीपुर में जंगल में आग की तरह फैल गई। एक परिवार की बहू का यूं घर के अंदर कत्ल हो जाना और कातिलों का उसकी लाश तक को गायब कर देना अपने आप में एक बड़ी बात थी। लेकिन चूंकि ये वारदात उसके ससुराल में हुई थी तो लोगों के निशाने पर ससुराल वाले ही थे। आनन फानन में खबर नीतू के घर वालों को मिली और परिवार के लोग फौरन अपनी बेटी के ससुराल आ पहुंचे। ससुराल वालों से सवाल जवाब शुरू हो गया। लेकिन नीतू का जिस तरह कत्ल हुआ था और जैसे कातिलों ने उसकी लाश गायब की थी, उसे लेकर ससुराल वालों के पास कोई भी साफ साफ जवाब नहीं था। ऐसे में ससुराल वाले ही शक के दायरे में आ चुके थे। उधर मौके पर पहुंची बिहार की हाजीपुर पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम का मुआयना करने के साथ साथ मामले की पेचीदगी को देखते हुए डॉग स्क्वाड के साथ साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी बुला लिया। स्निफर डॉग ने कमरे का कोना कोना सूंघा और फिर घर से बाहर निकलकर सड़क पर दौड़ने लगा। लेकिन कुछ देर बाद ही उसकी दौड़ थम गई। कहने का मतलब ये कि डॉग कातिलों के बारे में कोई खास सुराग नहीं दे सका। उधर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कमरे से फिंगरप्रिंट के साथ साथ वहां बिखरे खून के सैंपल कलेक्ट किए और पुलिस ने कमरे को सील कर मामले की तफ्तीश आगे बढ़ा दी। हालांकि कातिल कोई भी हो, नीतू के घर वालों का सीधा इल्जाम उसके ससुराल वालों पर ही था, जो लगातार ये कह रहे थे कि उसके ससुराल वालों ने ही दहेज के लिए उनकी बेटी का कत्ल कर दिया और सबूत मिटाने के लिए लाश तक गायब कर दी। ऐसे में बगैर पुख्ता आधार के ही सही, पुलिस ने नीतू की सास और उसके देवर को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। छानबीन में पुलिस को पता चला कि नीतू की शादी अब से कोई 1.5 साल पहले इस परिवार के बेटे अवधेश के साथ हुई थी। अवधेश दिल्ली की एक फैक्ट्री में काम करता था और छुट्टियों में अपने घर हाजीपुर आता जाता था। हालांकि दूर होने के बावजूद उसकी अपनी बीवी नीतू से लगातार बात होती थी। दोनों रोजाना लंबी बातें किया करते थे। इत्तेफाक से अपनी कत्ल वाली रात भी नीतू ने अपने पति अवधेश से फोन पर तकरीबन 1.5 घंटे तक बात की थी और फिर सोने चली गई। इस घटना वाली रात हम तो यहाँ नहीं थे, हम तो दिल्ली थे। जब हम फोन किए लगभग 8 बजे में, तो मम्मी से भी बात हो गया। मम्मी बोली कि खाना वाना खा लिए, हम लोग सोने जा रहे हैं। तो हम बोले ठीक है सो जा। उसके बाद फिर हम थोड़ा देर के बाद फ़ोन किए अपने वाइफ के पास। तो फ़ोन किए तो हम 9 बजे के आसपास में लगभग, तो बात उस समय फ़ोन किए तो बात किए लगभग मान लीजिए ना, तो 10 बजे तक बात किए। वही बात करते करते वो अभी बोली कि नींद लग रहा है, सब सवेरे फ़ोन करेंगे। हम बोले ठीक है सो जाओ। लेकिन अगले रोज सुबह
नीतू जब देर तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली और उसकी सास उसे जगाने गई तो कमरे का मंजर देखकर सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब सवाल यह था कि अगर नीतू का कत्ल ससुराल वालों ने नहीं किया तो फिर किसने किया? कातिल की नीतू से ऐसी क्या दुश्मनी थी कि उसने आधी रात घर में घुसकर उसे मार डाला? रात को घर में बहू का कत्ल हो गया तो ससुराल वालों को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी? सवाल यह भी था कि आखिर कातिलों को नीतू की लाश गायब करने की क्या जरूरत थी? वो लाश को मौका वारदात पर छोड़कर भी तो जा सकते थे। पुलिस को कत्ल के इस मामले में डॉग स्क्वाड से तो ज्यादा मदद नहीं मिली, लेकिन फॉरेंसिक टीम ने एक बड़ा सुराग जरूर दे दिया। सुराग ये कि नीतू के कमरे में बिखरा खून इंसान का ही था। यानी ये बात सही थी कि यह हमला नीतू पर ही हुआ था और कातिल ने लाश भी गायब कर दी थी। लेकिन चूंकि अब लाश ही गायब थी तो इस खून से नीतू के खून, ब्लड ग्रुप या फिर डीएनए का मिलान भी फौरन करना नामुमकिन था। वैसे ये काम पेचीदा था और रिपोर्ट रातों रात नहीं आनी थी, लेकिन इसी छानबीन में पुलिस को एक और चौंकाने वाली बात पता चली। वो ये कि नीतू के कमरे से उसका एक फेवरेट जैकेट गायब था। असल में नीतू हमेशा अपनी वो फेवरेट जैकेट पहनती थी और कत्ल की इस वारदात के बाद से नीतू के साथ साथ उसका जैकेट भी गायब था। अगर कातिल ने आधी रात उसकी जान ली तो उस वक्त यकीनन नीतू वो जैकेट पहनकर तो नहीं सो रही होगी। ऐसे में जैकेट का गायब हो जाना भी मामले को उलझा रहा था। फिर सवाल यह था कि कातिल नीतू का जैकेट क्यों ले गया? अब तक नीतू का पति अवधेश भी दिल्ली से हाजीपुर लौट आया था। पुलिस ने उससे भी पूछताछ की और उसने बताया कि उसकी आखिरी बार कत्ल वाली रात यानी 20 दिसंबर को ही नीतू से लंबी बात हुई थी। पुलिस ने नीतू के पति के बयान की तस्दीक करने का फैसला किया। साथ ही वो नीतू की जिंदगी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना चाहती थी ताकि उसके दुश्मनों का भी पता चल सके। कुछ इसी इरादे से पुलिस ने पहले नीतू के मोबाइल फोन की सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई, लेकिन सीडीआर के मुआयने ने पुलिस को चौंका दिया। वजह ये कि नीतू फोन पर अपने पति से भी ज्यादा किसी और से लंबी बातें किया करती थी और वो भी देर रात घर के सारे लोगों के सो जाने के बाद। एक अहम बात यह भी थी कि वारदात वाली रात भी पति से बातचीत करने के बाद नीतू ने इस नंबर पर देर तक बात की थी। अब पुलिस का सारा ध्यान टेक्निकल सर्विलांस पर टिक गया था। पुलिस इस संदिग्ध नंबर के बारे में तो जानकारी जुटाने में लगी ही थी। पुलिस ने उनके घर के आसपास की सीसीटीवी फुटेज की भी जांच करने का फैसला किया। इस कोशिश में पुलिस ने देखा कि देर रात एक स्कॉर्पियो बड़ी तेजी से उसके घर के पास से निकली। यानी शक यह था कि कातिल जो भी हो वो इसी स्कॉर्पियो में सवार होकर यहां पहुंचा था और नीतू की जान लेने के बाद वो लाश भी इसी गाड़ी में उठा ले गया। यानी अब पुलिस के पास दो क्लू थे, एक तो वो अनजाना फोन नंबर और दूसरा स्कॉर्पियो। पुलिस ने इन दोनों के मालिकों का पता करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और तब इस कहानी में पहला बड़ा और नया ट्विस्ट आया। पुलिस को पता चला कि ये मोबाइल नंबर हाजीपुर से 50 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर के रहने वाले एक नौजवान सोनू कुमार का है। ये सोनू कुमार कोई और नहीं बल्कि रिश्ते में नीतू के भाई का साला है, यानी नीतू के दूर का रिश्तेदार। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि सोनू के पास स्कॉर्पियो भी है। अब कड़ियां एक दूसरे से जुड़ने लगी थी। सवेर में उठलिए तो जाके मारी खुलल है, जन मन खराब है से केमारी गेटवा खुलल है, खोल दिलक है तो गेलिए देखा तो घर में है भी न करे। घर में न है तब हम कहली कि और केमारी खोलिए तो जा रे बउआ भाभी न हो तो कहाँ चल गेल। जल्द ही हाजीपुर पुलिस मुजफ्फरपुर में सोनू के घर पहुंची। सोनू घर में ही मिल गया, लेकिन ये क्या, यहां तो सोनू के साथ नीतू भी मौजूद थी। वही नीतू जिसका 20 और 21 दिसंबर की दरमियानी रात को कत्ल हो चुका था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? जो मर गई वो जिंदा कैसे हो सकती थी? इसका मतलब साफ था कि उस रात नीतू का कत्ल नहीं हुआ था। फिर सवाल यह था कि अगर नीतू का कत्ल नहीं हुआ तो उसके कमरे में बिखरा वो इंसानी खून किसका था? क्या नीतू को मरा हुआ दिखाने के लिए सोनू ने किसी और का कत्ल कर दिया? आखिर ये मामला क्या था? आखिर ये साजिश क्या थी?
हाजीपुर से संदीप आनंद के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। अजीब कहानी है ये। अमूमन कातिल जेल जाता है, लेकिन इस कहानी में जिसका कत्ल हुआ वही पुलिस हिरासत में है और जिसने कत्ल नहीं किया वो भी पुलिस हिरासत में है। अब दोनों के घर वाले इस बारे में हैरानी जता रहे हैं कि इतने लंबे अरसे तक उन्हें इन दोनों की प्रेम कहानी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मामला काफी पेचीदा था, लिहाजा पुलिस ने बगैर देर किए सोनू और नीतू दोनों को धर दबोचा। अब तक ये साफ हो चुका था कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और ये सिलसिला सालों से चोरी छुपे जारी था। यहां तक कि नीतू की तरह ही सोनू की भी शादी हो चुकी थी, लेकिन दोनों का एक दूसरे से मिलना जुलना बंद नहीं हुआ। हैरानी की बात यह थी कि खुद नीतू के पति और उसके घर वालों समेत कभी भी किसी को उनके इस रिश्ते की भनक तक नहीं लगी। यहां तक कि 20 तारीख की रात को जब ये वारदात हुई, तब भी नीतू की सास या घर में किसी और को नीतू के व्यवहार में कोई फर्क नजर नहीं आया। बहरहाल पूछताछ से यह साफ हो गया कि यह साजिश सोनू और नीतू ने ही मिलकर रची थी। दोनों नीतू को मरा हुआ दिखाना चाहते थे ताकि लोग उसे ढूंढना छोड़ दें और दोनों आराम से एक दूसरे के साथ आगे की जिंदगी गुजार सकें। लेकिन सवाल यह था कि आखिर नीतू अपनी मौत कैसे दिखाती। तो यही बात साबित करने के लिए उन्होंने मर्डर का सीन क्रिएट करने का फैसला किया। तय साजिश के मुताबिक सोनू मुजफ्फरपुर के ब्लड बैंक से 1000 रुपए में एक पाउच खून खरीद कर ले आया और फिर 20 और 21 दिसंबर की दरमियानी रात को दोनों ने कमरे में मर्डर का सीन बना दिया। उन्होंने कमरे में खून बिखेरा और पहसुल में भी खून लगाकर रख दिया ताकि देखने वालों को लगे कि कातिल ने पहसुल से काटकर नीतू का कत्ल कर दिया। देखिए, जो तथ्य हमारे सामने आए इसमें 304 भी लड़की बरामद हो गई है। उसका हम लोगों ने बयान लिया और उसके बयान में बताया कि ये लड़की इसके साथ भागी थी और उसके बाद इसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ये सारा कुछ प्लान किया था। तो इस अनुसंधान में हम लोगों ने उन्हीं दोनों की, क्योंकि किसी न किसी तरह से वो अपने ससुराल वालों को फंसाकर वो अपनी लाइफ अलग सेटल करना चाह रही थी, तो उन दोनों लड़का लड़की पर इस तरह से क्रिएट करने, 420 करने में और इनको मर्डर जैसे मामले में फंसाने के केस में इन दोनों पे ट्रू करके इन्हें जेल भेजा गया। अब सारी कहानी साफ हो चुकी थी। पुलिस ने नीतू और उसके आशिक सोनू दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने कत्ल तो किसी का नहीं किया, लेकिन अपने घर वालों के साथ साथ कानून को भी धोखा देने की कोशिश की। ऐसे में दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी और 120 बी के तहत आपराधिक साजिश रचने का मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल मामले की तफ्तीश आगे भी जारी है। संदीप आनंद, हाजीपुर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।